Now we will study how to manage the case of GTN. मेरे पास पेशेंट आ गई, मुझे डायग्नोज हो गई, मैंने स्कोरिंग कर ली। सबसे पहले पेशेंट मेरे पास आई, मोलर प्रेगनेंसी की आई, माना मोलर प्रेगनेंसी की आई, या कोई पेशेंट के फीचर्स शो कर रही है क्लिनिकल फीचर्स से कि शी मे और मे नॉट बी हैविंग नियोप्लासिया। ठीक है, मैंने डायग्नोसिस बना ली कि नियोप्लासिया है, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लासिया। तो उसको मैनेज करना कैसे स्टार्ट करूँगी? सबसे पहले उसकी हमने डायग्नोसिस बनाई, डायग्नोसिस बना के, क्योंकि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज़ किया मैंने, फीगो का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज़ किया। उसके बाद मैंने उसके स्टेजिंग, फीगो के 3 चीज़ें हैं इसमें। जो कैंसर रिपोर्ट, अभी लेटेस्ट कैंसर रिपोर्ट से ही सारा बताया मैंने, 2021 की जो लेटेस्ट कैंसर रिपोर्ट में क्या कह रहा है, पहले हमने डायग्नोज किया, उसके क्राइटेरिया को देखना, उसके बाद डायग्नोज करना। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे उसकी एनाटॉमिकल स्टेजिंग क्या है, उस कितनी, अगर वो डायग्नोज हो गया नियोप्लासिया है तो किस लेवल तक पहुंचा है, कितनी स्टेज तक पहुंचा है, वो हमने कर लिया। उसके बाद उसकी प्रोग्नोसिस क्या है, उसकी प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग क्या है, वो हमने देख ली। प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग के बेसिस पे हमने वो 3 पार्ट्स में, लो रिस्क, हाई रिस्क एंड अल्ट्रा हाई रिस्क स्कोरिंग। लो रिस्क स्कोरिंग में 0 to 6 का स्कोर दिया गया है। उसका मतलब है कि सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी से काम चल जाएगा। अगर पेशेंट फिर भी ठीक नहीं होता तो हम बढ़ा देते हैं, डोज को बढ़ा देते हैं, तो भी ठीक नहीं होता तो मतलब कि रेजिस्टेंट है पेशेंट उस चीज़ से, तो हमने ड्रग चेंज कर दी। ठीक है, अगर उससे भी पेशेंट नहीं ठीक होता है तो हम मल्टीपल एजेंट कीमोथेरेपी की साइड जाते हैं, वो लो रिस्क के केस में। लेकिन अगर पेशेंट हाई रिस्क का है तो हम डायरेक्टली उसे मल्टी ड्रग थेरेपी से ही शुरू करते हैं। उसका स्कोर कितना होगा? मोर देन इक्वल टू 7, मतलब 7 to 12 के बीच में आएगा। मोर देन इक्वल टू 13 का अगर स्कोर बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई रिस्क स्कोरिंग, जिसमें मैक्सिमम मैट्स हो जाते हैं। मैक्सिमम मैट्स कहाँ? बॉडी में मल्टीपल साइट्स पे मेटास्टेसिस हो जाती है। लंग्स तो मोस्ट कॉमन साइट थी, लेकिन और जगह पे लाइक लीवर में, ब्रेन में, सब जगह मैट्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो पेशेंट ऐसे में मैसिव डिजीज को सफ़र करता हुआ विद इन 1 month और 4 weeks में डेथ के चांसेस होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, डेथ विद इन 1 month हो जाती है इस पेशेंट की। अब हमने मैनेजमेंट स्टार्ट की पेशेंट की, मैंने स्कोरिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब मैं मैनेजमेंट स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले कंप्लीट हीमोग्राम भेजूंगी पेशेंट का मैं सबसे पहले कंप्लीट हीमोग्राम भेजूंगी। कितनी ब्लीडिंग हुई है अभी तक, पेशेंट की अभी तक ब्लीडिंग हुई है, कितनी हुई है, या कंसील्ड हैमरेज के फॉर्म में। कई बार ब्लीडिंग होती नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर कलेक्ट होता रहता है ब्लड, तो कंसील्ड हैमरेज तो नहीं है। सेकंड, बीटा एससीजी का लेवल प्री ट्रीटमेंट से पहले या पहले मोलर प्रेगनेंसी हुई थी तो उसके बाद भी उसकी बीटा एससीजी हुई होगी इवैक्यूएशन के बाद, और अब तक में बीटा एससीजी में कितना चेंज आ गया वो मैं देखूंगी। ब्लड ग्रुपिंग कराऊंगी। ब्लड ग्रुपिंग क्यों करा रही हूँ? ब्लड ग्रुपिंग इसलिए करा रही हूँ कि कभी भी हेमरेज में जा सकते हैं पेशेंट, शॉक में जा सकते हैं। मेरे पास ब्लड बैंक अच्छा सा अवेलेबल रहना चाहिए, कभी भी पेशेंट को हिस्टेरेक्टमी के लिए भी लेना पड़ सकता है। उसके बाद आरएफटी देखूंगी। उसका आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि या तो किडनी तक मैट्स हो गया हो, या फिर जो हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं ना उसकी वजह से हम एक बेसलाइन लेवल चेक करके देखेंगे क्रिएटिनिन, यूरिया का, कि उसके बाद कितना चेंज आया। हमें जो कीमोथेरेपी दी, क्योंकि कीमोथेरेपी लीवर पे और किडनी पे अफेक्ट करती है, इसलिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट करेंगे, जिसमें मैट्स देख सकते हैं हम। यूएसजी ऑफ एब्डोमेन करेंगे या सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन करेंगे। फिर सीटी एंड एमआरआई ऑफ ब्रेन करेंगे, ब्रेन में कितने मैट्स कहाँ कहाँ किस किस एरिया में पहुंचे हैं। ठीक है, फिर पैट स्कैन ऑफ होल बॉडी करेंगे कि अगर मल्टीपल मैट्स हैं तो हम पूरी बॉडी का पैट सीटी कर देंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूट्राइन क्यूरिटास। इसलिए हमेशा कोई भी हम इवैक्यूएशन करते हैं, भले ही वो नॉर्मल पेशेंट थ्रेटन्ड अबॉर्शन करके आया है या हमारे पास मिस्ड अबॉर्शन करके आया है, हमें हर एक की हिस्टोपैथ भेजनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना उसमें वो आगे जाके चांसेस हैं कि उसमें जाके वो मोलर प्रेगनेंसी हो या मोलर प्रेगनेंसी में आगे जाके जीटीएन में कन्वर्ट हो जाए। तो हर क्यूरिटास का हिस्टोपैथ भेजना चाहिए। अगर माना वो लीवर में है तो हमने देख ही लिया था कि लीवर मैट्स वगैरह ये सब हो सकते हैं, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अब हमने इसमें देखा लो रिस्क के लिए मीथोट्रेक्सेट का रेजीम यूज करते हैं। मीथोट्रेक्सेट की डोज क्या यूज करेंगे? 1 to 1.5 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट देते हैं इसे। आईवी या आईएम दे सकते हैं। ठीक है, लो रिस्क में हम आईवी या आईएम दे सकते हैं मीथोट्रेक्सेट को 1 to 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट ऑन डे 1, 3, 5, 7।
ठीक है। एंड देन उसके साथ फोलिनिक एसिड दे देते हैं। फोलिनिक एसिड हमने कुछ खास उसमें नहीं कर रहा, ये इसको सिर्फ एक ऐसा काम करता है कि इसके जो साइड इफेक्ट्स थे वो थोड़ा सप्रेस हो जाते हैं बाय फोलिनिक एसिड। 0.1 to 0.15 mg पर केजी बॉडी वेट देते हैं ऑन डे 2, 4, 6 एंड 8। ये हमने एक रेजिम दे दिया, उसके बाद 2 वीक्स के बाद फिर रिपीट करते हैं टिल कि हमारी वैल्यूज नॉर्मल ना हो जाए। पेशेंट मेरे पास आई, मैंने उसको 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मेथोट्रेक्सेट लगा दी। कैसे असेस करूंगी कि वो रिस्पांस दे रही है या नहीं? वीकली बेसिस पे जब मैं उसका नेक्स्ट बीटा एचसीजी कराऊंगी नेक्स्ट वीक पे, तो उसका 50% डिक्रीज होना चाहिए, तभी मैं एडिकेट रेस्पॉन्स कहूंगी। 50% डिक्रीज इन द लेवल ऑफ बीटा एचसीजी होना चाहिए। कीमोथेरेपी का एडिकेट रेस्पॉन्स कब कहेंगे? सीरम बीटा एचसीजी का लेवल मोर देन इक्वल टू 50% डिक्रीज होना चाहिए कंसेक्यूटिव वीक्स में। अगर वो ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगी? डोज बढ़ा दूंगी। मैंने पहले स्टार्ट किया 1 mg पर केजी बॉडी वेट से, पेशेंट नहीं ठीक हुई, उसमें नहीं डिक्रीज हो रहा, मैं 1.5 mg पे ले गई तो भी नहीं रिस्पॉन्ड करी, तो मतलब कि पेशेंट मेथोट्रेक्सेट से रेजिस्टेंट है। मैंने फिर इसकी सेकंड लाइन ड्रग होती है एक्टिनोमाइसिन डी, वो शुरू करूंगी। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो मैं नेक्स्ट हाई रिस्क वाले के साइड ले जाऊंगी पेशेंट को। उसका है हाई रिस्क वाले के लिए हम मल्टी ड्रग थेरेपी यूज करते हैं, दैट इज इमैकोरेजिम। इमैकोरेजिम उसका नाम, उसे कहते हैं हम बैगशोरेजिम। बैगशोरेजिम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैगशोरेजिम यूज करेंगे। अगर इससे भी अगर उसमें अगर पेशेंट रेजिस्टेंट होता है तो हम इमाइप्रेजिम यूज करते हैं। इमाइप्रेजिम, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हाई रिस्क पेशेंट है, उसमें डे 1 को हम इमारेजिम में EMA, E फॉर इटोपोसाइड, M फॉर मेथोट्रेक्सेट, A फॉर एक्टिनोमाइसिन D, ये हम देते हैं। तो इसमें कैसे देंगे? डे 1 को 100 mg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देंगे। IV इन्फ्यूजन चलाएंगे इटोपोसाइड का, मेथोट्रेक्सेट का 100 mg पर मीटर स्क्वायर IV बोलिस लगाएंगे, देन 200 mg पर मीटर स्क्वायर IV का इन्फ्यूजन चलाएंगे, और एक्टिनोमाइसिन D हम देंगे 10 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट। डे 1 को देंगे। डे 2 को हम इटोपोसाइड और एक्टिनोमाइसिन देंगे, सिर्फ डोज वही रहेगी। देन डे 8 को जो इसका पार्ट था CO, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड विनक्रिस्टिन देंगे, ठीक है। उसकी डोज क्या रहेगी? साइक्लोफॉस्फामाइड की डोज रहेगी 600 mg पर मीटर स्क्वायर IV इन्फ्यूजन, एंड विनक्रिस्टिन की 1 mg पर मीटर स्क्वायर IV इन्फ्यूजन। ये हमारा एक साइकिल का बन गया 1 to 8 डेज तक का। उसके बाद सेकेंड साइकिल अगर शुरू करिए नेक्स्ट साइकिल तो डे 15 से शुरू होगी। जब तक हम यूज करेंगे जब तक कि बीटा एचसीजी नॉर्मलाइज ना हो जाए। हमने अभी तक मोलर प्रेगनेंसी में या हम GTN में हम देख रहे हैं कि जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो जाता तब तक हम उसे कीमोथेरेपी देंगे। जैसे बीटा एचसीजी नॉर्मल हो जाएगा तो हम कीमोथेरेपी की 2 to 3 साइकिल्स एक्स्ट्रा भी देते हैं ताकि वो रिलैप्स ना हो। उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी। लो रिस्क वाला जो केस है उसमें रिलैप्स होने के 2% चांसेस हैं, एंड हाई रिस्क में रिलैप्स होने के 3% चांसेस हैं। तो ये हमने बैगशोरेजिम देके पेशेंट को ठीक कर लिया। अगर फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो भी रेजिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे? हिस्टेरेक्टमी कर देंगे। दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट, ठीक है। हिस्टेरेक्टमी करने का मतलब ये नहीं है, अगर माना मैंने किसी पेशेंट आई हिस्टेरेक्टमी कर दी, हिस्टेरेक्टमी करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेशेंट का बीटा एचसीजी सर्विलेंस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने यूट्राइन साइट को रिमूव किया है, उसके मैट्स तो और जगह भी चले गए ना, तो हमें उसको भी देखना है। तो इसलिए बीटा एचसीजी सर्विलेंस कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ उसका जो एरिया ऑफ एक्सपल्शन था यूट्रस से वो हटाया, बाकी नहीं। तो ये हो गया, हमने ये बीटा एचसीजी का देखेंगे। उसके बाद ये पेशेंट अगर जो लो रिस्क है या हाई रिस्क है, हमने इसकी ट्रीटमेंट कर दी, और साथ में अगर ये हाई रिस्क का पेशेंट है, मैट्स हो गई है, लीवर में मैट्स हो रखी हैं, तो मैं क्या करूंगी? हिपैटिक रिसेक्शन कर दूंगी, साथ में इमैकोरेजिम भी दूंगी और हिपैटिक रिसेक्शन कर दूंगी, या फिर एम्बोलाइजेशन, आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन ऑफ हिपैटिक पार्ट कर दूंगी उस एरिया का। ब्रेन में है तो इंट्राथिकल मेथोट्रेक्सेट दे देंगे साथ में, तो उसमें साथ साथ उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पेशेंट को दे दिया हमने। क्या इसमें क्या करते हैं हम? पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट शुरू की और पेशेंट नॉर्मलाइज हो गया, माना लेस देन इक्वल टू 56 डेज में। जैसे हमने ट्रीटमेंट शुरू की विद इन 56 डेज पेशेंट नॉर्मलाइज हो गई। हमने 2 to 3 साइकिल्स फिर भी एक्स्ट्रा दे देंगे पेशेंट को ताकि वो रिलैप्स ना हो। इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी। जिस दिन से ये नॉर्मल हो गया, जब तक ये नॉर्मल नहीं हुआ था तब तक हम वीकली पेशेंट का बीटा एचसीजी चेक कर रहे थे।
जैसे ही पेशेंट नॉर्मल हो गई उसके बाद हमने मंथली शुरू कर दिया इसका बीटा एसएजी चेक करना। और मंथली कब तक करेंगे? टिल 12 मंथ्स। स्मॉलर प्रेगनेंसी में हम कर रहे थे टिल 6 मंथ्स, यहां पे हम करेंगे टिल 12 मंथ्स। और कॉन्ट्रासेप्शन भी इसमें कब तक होगा? जीटीएन में 12 मंथ्स तक। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स वही यूज होंगे लेकिन 12 मंथ्स तक हम इसमें कॉन्ट्रासेप्शन करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ कीमोथेरेपी। लेकिन अगर मोर देन इक्वल टू 56 डेज है, मोर देन 56 डेज, अगर मोर देन 56 डेज में अगर बीटा एसएजी नॉर्मल हुआ है तो इसमें देखेंगे कि हम वो मोस्टली हाई रिस्क केसेस होंगे। हाई रिस्क केसेस में हम बीटा एसएजी मंथली चेक करेंगे, मंथली चेक करेंगे टिल 12 मंथ्स और मोस्टली अप टिल लाइफ लॉन्ग, क्योंकि मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं उसके आगे मैट्स करने के। तो कॉन्ट्रासेप्शन हम मोलर प्रेगनेंसी में हम 6 मंथ्स के लिए करते हैं, नियोप्लाजिया में हम 12 मंथ्स के लिए करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। लेकिन सर्विलेंस लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, 1 ईयर के लिए सर्विलेंस चलता है, जीटीएन में 1 ईयर के लिए सर्विलेंस चलता है। और लो रिस्क का अगर वो केस होगा तो वो सर्विलेंस 5 ईयर्स तक भी चलता रहेगा, ईयरली बेसिस पे करते रहेंगे टिल 5 ईयर्स। और हाई रिस्क का केस होगा तो ईयरली बेसिस पे लाइफ लॉन्ग करते हैं। तो अब हम इसमें साथ में ये भी देखेंगे जो कीमोथेरेपी करें, कीमोथेरेपी कोई अच्छी चीज तो है नहीं कि हम इसकी जो ड्रग्स दे रहे हैं उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। क्या करते हैं आगे चल के ये फर्टिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाती कीमोथेरेपी। बहुत सारे पेशेंट्स की पेपर्स उठा के देखना, उसमें हर पेशेंट में कीमोथेरेपी के बाद भी फर्टिलिटी यूं की यूं मेंटेन रहती है, 100% कंसीविंग रेट है और सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी है कीमोथेरेपी की। लेकिन कीमोथेरेपी अगर लो रिस्क पेशेंट में हम मीथोट्रेक्सेट दे रहे थे तो इसमें आगे चल के क्या साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं? मीथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट्स क्या है? माइलोसप्रेशन हो सकता है, सीरोसाइटिस और म्यूकोसाइटिस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मीथोट्रेक्सेट। दूसरा, मीथोट्रेक्सेट से क्या हुआ? एलोपेशिया लिस्ट चांसेस है मीथोट्रेक्सेट से। लेकिन जिस फीमेल को हम मीथोट्रेक्सेट देते हैं उसके मेनोपॉज के चांसेस जल्दी हो जाते हैं, 1 ईयर बिफोर हो जाता है ड्यू टू मीथोट्रेक्सेट। लेकिन इन हाई रिस्क केसेस में, हाई रिस्क स्कोर वाली पेशेंट जो होती हैं उसमें इटोपोसाइड की वजह से मेनोपॉज जल्दी आ जाती है बाय 3 ईयर्स। तो इटोपोसाइड में साइड इफेक्ट है माइलोसप्रेशन, मीथोट्रेक्सेट का हम देख चुके। साइक्लोफॉस्फोमाइड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है हेमरेजिक सिस्टाइटिस और विनक्रिस्टिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये सब साइड इफेक्ट्स तो उसमें रहेंगे लेकिन बेनिफिट्स आर मोर देन द रिस्क या साइड इफेक्ट्स। इस वजह से हम कीमोथेरेपी यूज कर रहे हैं इसकी, और ये ओनलीस्ट ट्यूमर है जो कीमोथेरेपी से 100% सक्सेस दिखा रहा है अभी तक। नेक्स्ट, और एक और चीज मैं पहले भूल गई थी कि हमने सक्शन इवैक्यूएशन किया था पेशेंट का। कभी कभी हमें बोलते हैं कि सक्शन इवैक्यूएशन करते हुए वो जल्दी एक्सपेल हो जाए मोल्स, तो हमें ऑक्सीटॉक्सिस की यूज कर लेनी चाहिए। नहीं, हमें ऑक्सीटॉक्सिस कभी यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिस अगर हम यूज कर रहे हैं, लाइक हमने सिंटो यूज करनी शुरू कर दी, तो क्या होगा? मोल्स एक्सपेल करके बॉडी में जा सकते हैं जो कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कर देंगे। जब तक कि इतना ना हो कि इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग इतनी हो जाए कि हमें एक यूट्रोटॉनिक की जरूरत है, तब तक हमें यूट्रोटॉनिक यूज नहीं करना, अनटिल अनलेस जब तक कि पेशेंट शॉक में नहीं जा रही हो ब्लीडिंग की वजह से, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो रहा हो। और साथ में यूट्रस के इवैक्यूएशन होने के बाद तब हमें यूट्रोटॉनिक यूज करना है। और अब आप इस सब चैप्टर को पूरा का पूरा एक बार खुद से रीड कीजिए। आई थिंक सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है या फिर भी लगता है कि इसमें हमें कोई क्वेरीज हैं तो लेट्स पोस्ट इन दिस कमेंट बॉक्स, और नेक्स्ट हम क्लास में इन सबको कंपाइल करते हुए और कुछ 1 लाइनर्स को हम एक बार रीड करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।